जिंदान किस्त नंबर 9। तुम ठीक हो ना? काबूस ने उसे सहारा देकर बिठाने की कोशिश करते हुए पूछा। इस दौरान पांडे और मोहसिन भी करीब आ गए थे। मेरा ख्याल है वो खूनी भेड़िया तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। पांडे ने बनज़रे गायर इसका जायजा लेते हुए कहा। हाँ, इसने हमले तो बहुत किए थे, मगर मैंने अपने हवास कायम रखे। अगर खौफ से बदहवास हो जाता तो वो सफेद भेड़िया अब तक मेरे बखिए उधेड़ चुका होता। मुमकिन है वो मेरा पीछा ना छोड़ता। तुम लोगों की फायरिंग से वो खौफजदा होकर भाग निकला। वो मेरा सिर्फ एक मोज़ा ले जाने में कामयाब हो सका है। नदीम ने यह कहते हुए पैर की तरफ इशारा किया। शुक्र करो सिर्फ मोज़ा ही ले गया है। अगर तुम्हारा पैर इसके मुंह में आ जाता तो इस वक्त तुम एक पैर से महरूम हो चुके होते, काबूस ने कहा। यह तो महज इत्तेफाक था कि मैंने सामने वाली चट्टान पर से तुम्हें देख लिया था, मोहसिन ने कहा। मैं हवाई फायर करके तुम अपनी मौजूदगी से आगाह करना चाहता था, मगर फिर अचानक ही मेरी नज़र तुम्हारे पीछे वाली चट्टान पर उस फैल भेड़ी पर पड़ गई। मैंने भेड़ी को खूबसूरत करने के लिए गोली चला दी। गोली की वजह से तुम अपनी जगह से छलांग ना लगा चुके होते तो वो खूंखार भेड़िया तुम्हारे ऊपर ही आता। लेकिन वो भेड़िया बड़ा ही बेखौफ साबित हुआ, जो बार बार तुम पर हमलावर होता रहा, और तुम इससे ज़्यादा निडर और बाहिम्मत निकले, जो अपनी जहानत से इसके हमलों से बचते रहे। मैं खूबसूरत तो था, लेकिन अगर अपने हवास कायम न रखता तो वो खूनी भेड़िया मेरा हिसाब किताब बराबर कर चुका होता, नदीम ने जवाब दिया। मगर काबूस ने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। तुम कैंप से निकलकर कहाँ गायब हो गए थे? सुबह जब तुम्हें कैबिन में मौजूद ना पाया तो हम सब समझे कि शायद तुम रफा हाजत के लिए किसी तरफ चले गए हो। 1 घंटा इंतजार के बाद भी तुम नहीं लौटे तो हमें परेशानी हुई और तुम्हारी तलाश शुरू कर दी गई। हमने 1-2 मरतबा फायरिंग भी की थी ताकि तुम हमारी मौजूदगी से आगाह होकर इस तरफ आ जाओ। वादी में फायरिंग की आवाज़ मैंने भी सुनी थी, लेकिन आवाज़ चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी, इसलिए समत का अंदाजा नहीं लगा सका, और फिर भटकता हुआ न जाने कहाँ निकल गया, नदीम ने जवाब दिया। तुम्हारे सर पर ये चोट कैसी है? कहीं गिर गए थे? मोहसिन ने पूछा। नहीं, नदीम ने नफ़ी में सर हिला दिया, फिर फ़ौरन ही बोला। ओ हाँ, एक जगह बर्फ़ पर से फिसल गया था, पत्थर पर गिरने से चोट लग गई। हमारा कैंप यहाँ से कितनी दूर है? इसने पूछा। पांडे की मौजूदगी में इसने रात को अपने साथ पेश आने वाले वाक़ये की तफसील बताना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा था कि अगर इस पर हमला पांडे ने ही किया था तो वो होशियार ना हो जाए। उस चट्टान के पीछे काबूस ने सामने वाली चट्टान की तरफ इशारा किया। तुम सर्दी से ठिठुर रहे हो, लो मेरा कोट पहन लो, और अपने पैरों पर चल सकते हो तो चलो, वरना हम तुम्हें मिलकर उठा लेते हैं। नहीं, मैं चल लूंगा। नदीम उठकर खड़ा हो गया और काबूस का दिया हुआ भारी ओवरकोट पहन लिया। चट्टान के ऊपर से कैंप तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया। मिचीको, मुनीका और राशिद कैबिन में बैठे हुए थे। इन तीनों ने राइफलें संभाल चुकी थी, जैसे किसी दुश्मन के अचानक हमले का खतरा हो। नदीम की गुमशुदगी की वजह से अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया था। वो लोग इसकी तलाश में फिरते रहे थे। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे, इसलिए नाश्ते के बजाय दोपहर के खाने को तरजीह दी गई। वो लोग जो आटा वगैरह लेकर चले थे वो 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गया था, और अब मोहर बंद खुराक इस्तेमाल की जा रही थी। गुमशुदा हवाई जहाज़ और इसके मुसाफिर तो हमें अभी तक नहीं मिले, और ना ही इनके मिलने की तवक्को है, राशिद ने कहा। लेकिन इस सफेद भेड़िया मौत के साए की तरह हमारे पीछे लग चुका है। अगर हमने इससे निजात हासिल न की तो ये एक एक करके हम सबका खात्मा कर देगा। मेरा ख्याल है पहले इसका बंदोबस्त करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो एक नहीं 2 भेड़िए हैं। ये बात पांडे ने कही थी। तुम लोगों को याद होगा कि नदीम की तलाश में सुबह सबसे पहले हम जनूब की तरफ चले गए थे, और उस तरफ भी एक भेड़िए को देखा गया था, जबकि नदीम मशरिक में था और भेड़िए ने इसी जगह पर हमला किया था। ये तो बेदस क्यास मालूम होता है कि वो भेड़िया इतनी जल्दी तवील फासला तय करके इस तरफ आ गया हो। मुझे भी यही शुबा हो रहा है, राशिद ने कहा। तकरीबन 1.5 घंटा पहले मैंने सफेद भेड़िए को कैबिन से तकरीबन निस मील के फासले पर नशेब की तरफ जाते हुए देखा था। मिचीको और मुनीका मेरे इस बयान की तस्दीक कर सकती हैं। इसलिए हम तीनों कैबिन में बंद होकर बैठ गए थे कि वो भेड़िया कहीं इस तरफ न निकल आए, और तुम लोगों के बयान के मुताबिक तकरीबन इसी वक्त भेड़िए ने नदीम पर हमला किया था। अब यह तो हो नहीं सकता कि एक ही भेड़िया बेक वक्त 2 मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हो, बशर्त ये कि वो कोई बदरू ना हो। राशिद ठीक कहता है, मुनीका ने इसकी तायद की। इस दूसरे भेड़िए को हमने भी देखा था, हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के साथी हों और हमें घेरने की कोशिश कर रहे हों। अगर वो वाकई 2 भेड़िए हैं और वो नर मादा हैं तो हमारे नहायत ख़तरनाक बात होगी। अब सबसे पहले मैं अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना होगा, वरना हमारा बंदोबस्त कर डालेंगे, काबूस ने कहा। नदीम 2-3 कंबल ओढ़े लेटा हुआ था। अब इसकी सर्दी किसी हद तक कम हो गई थी। इसका भी यही ख्याल था कि पहले इस खूनी भेड़िए या भेड़ियों का बंदोबस्त करना चाहिए, वरना इस मकान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो खूंखार दरिंदे एक एक करके इन्हीं का खात्मा कर देंगे। वैसे इस सफेद भेड़िया कुछ अजीब सी फितरत का साबित हुआ था। आम भेड़िया या आम तौर पर वीराने में मिल जाने वाले अकेले दुकेले आदमी पर हमला करता है,
لیکن اس کا مقابلہ کیا جائے تو بھاگ نکلتا ہے، اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو بھیڑیا قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ لیکن یہ سفید بھیڑیا تو کسی بدروح کی طرح کئی روز سے ان کے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے سے شمروز کو ختم کیا تھا، پھر گلریز اس کی درندگی کا نشانہ بنا، مس کورا کو ایک ریچھ نے ختم کر دیا تھا، اعتبار گل طوفان میں پھنس کر خچر سمیت کھڈ میں جا گرا تھا، اور بے رحم موت نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ریمنڈ خچر سے گر کر اس کے ساتھ ساتھ پتھروں پر گھسٹتا ہوا موت کی آغوش میں چلا گیا تھا، اور اب ندیم اس خونخوار بھیڑیے ہی کے ہاتھوں موت کا شکار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ قدرتی آفات اور ان خونخوار درندوں کے علاوہ ان کی پارٹی میں ایک کالی بھیڑ بھی گھس آئی تھی، جو سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کالی بھیڑ کے بارے میں ندیم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے، اس لیے اس پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ لیکن اگر سفید بھیڑیے 1 سے 2 ہو گئے تھے اور وہ واقعی نر مادہ تھے تو ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، اس لیے پہلے ان کا بندوبست کرنا ضروری تھا۔ اس روز انہوں نے آگے جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور بھیڑیوں کے شکار کا پروگرام بنانے لگے۔ بھیڑیوں کو دھوکہ دینے کے انہوں نے ایک اور منصوبہ بھی بنایا تھا۔ کیبن سے کچھ دور تھوڑے فاصلے پر 3-4 جگہوں پر پتھر نیچے اوپر کھڑے کر کے انہیں اس طرح کوٹ یا کمبل اڑا دیے گئے تھے کہ وہ دور سے آدمی ہی لگتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بھیڑیے کپڑوں میں لپٹے ہوئے ان پتھروں کو انسان سمجھ کر قریب آئیں گے تو انہیں گولیوں کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ پورا دن خیریت سے گزر گیا۔ شام ہوتے وہ لوگ محتاط ہو گئے۔ وہ لوگ باری باری مختلف جگہوں پر مورچے سنبھالے اس طرح بیٹھے رہے جیسے دشمن کی طرف سے حملے کا انتظار کر رہے ہوں۔ رات 10 بجے کے قریب ایک عجیب سی آواز فضا میں گونجتی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ بھیڑیے کی آواز ہرگز نہیں تھی، غالباً کوئی اور جانور تھا۔ راشد اپنی جگہ پر بیٹھا محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پتھروں سے بنایا گیا ایک پتلا اس کے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر تھا۔ رات کے وقت اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے واقعی کوئی انسان ہو۔ اچانک اس پتلے سے دائیں طرف تقریباً 20 گز کے فاصلے پر کسی سائے کو حرکت کرتے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ وہ کوئی جانور ہی تھا جس کی رنگت سفید تھی اور برف پر رینگتے ہوئے مشکل سے نظر آ رہا تھا۔ راشد کچھ دیر اس متحرک سفید سائے کو دیکھتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سفید بھیڑیا ہے جو گھات لگائے رینگتا ہوا پتھروں کے اس پتلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ راشد نے نشانہ لگا کر ٹریگر دبا دیا۔ ویرانہ فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ سفید سایہ اچھل کر برف پر گرا۔ راشد کی گولی نشانے پر لگی تھی اور وہ جانور گولی کھا کر وہیں ڈھیر ہو گیا تھا، مگر جب وہ جانور ہوا میں اچھلا تھا تو اس کا حجم دیکھ کر راشد کو حیرت ہوئی تھی۔ اس کا حجم بھیڑیے سے کہیں چھوٹا تھا۔ راشد کے ساتھ محسن تھا۔ وہ اٹھ کر رائفل سنبھالے اس جانور کی طرف دوڑا جسے راشد نے گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو انکشاف ہوا کہ وہ سفید فر والی لومڑی تھی۔ محسن نے لومڑی کو دم سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور زور زور سے کہکہے لگانے لگے۔ مختلف جگہوں پر بیٹھے اس کے ساتھی بھی کہکہے لگا رہے تھے۔ انہوں نے بھی محسن کے ہاتھ میں لومڑی دیکھ لی تھی۔ دفتن بائیں طرف سے غراہٹ کی آواز سن کر محسن بدحواس سا ہو گیا۔ وہ لومڑی کو پھینک کر تیزی سے اس طرف گھوما۔ بھیڑیے کی غراہٹ پہچاننے میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ بھیڑیے تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر ڈھلان میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بلور کی طرح چمک رہی تھی۔ محسن کے حواس جواب دے گئے تھے۔ اس نے رائفل سیدھی کرنی چاہی، مگر موت کو اس قدر قریب دیکھ کر اس کی تمام تر قوتیں سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ بھیڑیے کی سرخ زبان اور خونخوار دانت دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بھیڑیا غراتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا۔ غراہٹ سن کر محسن جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے چیختے ہوئے کیمپ کی طرف چھلانگ لگا دی۔ بھیڑیے نے بھی غراتے ہوئے چھلانگ لگائی تھی۔ محسن کا بایاں پیر بھیڑیے کے جبڑے میں آ گیا۔ بھیڑیے سے ڈھلان پر کھینچنے لگا۔ محسن بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کے تمام ساتھی ہوائی فائر کرتے ہوئے دوڑ پڑے۔ فائرنگ کی آواز سے بھیڑیے نے محسن کا پیر چھوڑ دیا اور اچھلتا ہوا ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ محسن ڈھلان پر لڑکتا ہوا بالآخر ایک جگہ رک گیا۔ اس کے ساتھی پہنچ گئے تھے۔ راشد اس کے قریب رک گیا اور باقی رائفلیں سنبھالے اس طرف دوڑتے چلے گئے جس طرف بھیڑیا گیا تھا۔ محسن کے پیر میں چمڑے کے گرم بوٹ تھے اور اندر 2 موٹے موٹے موزے پہن رکھے تھے۔ بھیڑیے کے دانتوں نے اس کے جوتے کو چیر ڈالا تھا۔ محسن کو تو اس بھیڑیے کی طاقت پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اس قدر آسانی سے گھسیٹتا وہ 25-30 گز دور لے گیا تھا۔ راشد اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پھر محسن اس کے سہارے بڑی مشکل سے کیبن تک پہنچ سکا تھا۔ میچیکو اور مونیکا نے بھی محسن کی چیخیں اور فائرنگ کی آواز سن لی تھی۔ وہ بھی کیبن کے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ محسن کو راشد کے سارے لنگڑا چلتے دیکھ کر وہ دونوں دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئی۔ ان دونوں کی نظریں بیک وقت اس کے ادھڑے ہوئے جوتے پر پڑی تھی۔ کیبن میں محسن کو بٹھا کر مونیکا اس کا جوتا اتارنے لگی۔ جوتے کے اندر موزہ خون آلود تھا۔ موٹے موٹے دونوں اونی موزے اتارے گئے تو پتہ چلا کہ بھیڑیے کا ایک دانت اس کو بہت معمولی نقصان پہنچا سکا تھا۔ دانت لگنے کا زخم بہت معمولی تھا۔ مونیکا نے فوراً اسپرٹ سے زخم صاف کر کے بینڈیج کر دی۔ میرا خیال ہے 1-2 دن تمہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا، مونیکا نے کہا۔
मालूम होता है कि ये भेड़िया पहले हम सबको लंगड़ा करेंगे और जब हम लोग दौड़ने चलने के काबिल नहीं रहेंगे तो फिर ये हमारी ज़ियाफत उड़ाएंगे। मोहसिन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस भेड़िए ने पहले नदीम का भी पैर चबा डालने की कोशिश की थी। वो भेड़िया इसका सिर्फ मोजा ही उतार के ले जाने में कामयाब हो सका था। बाहर पहाड़ों में फायरिंग की आवाज़ें गूंज रही थी। ये आवाज़ें मुख्तलिफ समतों से आती महसूस हो रही थी। लगता था जैसे इनके साथी भेड़िए के ताक़ुब में चारों तरफ दौड़ रहे हों। वक्फा वक्फा से फायरिंग की आवाज़ों से ये भी अंदाज़ा होता था कि भेड़िया इनकी निगाहों में था और उसे शिकार करके दम लेंगे। तकरीबन 2 घंटे बाद वो लोग वापस आए। इनमें से 2 आदमियों ने मुर्दा बर्फानी लोमड़ियाँ उठा रखी थी जिन्हें उन्होंने केबिन के दरवाजे में डाल दिया और अंदर आ गए। राशिद ने लोमड़ियाँ लाते देख लिया था। ये तो लोमड़ियाँ हैं और भेड़िए का क्या हुआ? राशिद ने पूछा। उस कमबख्त के धोखे में ये 3 लोमड़ियाँ अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं। नदीम की गोली से वो भेड़िया जख्मी भी तो हुआ। हम इसके ताकुब भी करते रहे लेकिन वो पहाड़ों में गायब हो गया। मोहसिन कैसा है? ज़्यादा जख्मी तो नहीं हुआ? काबूस ने कहते हुए मोहसिन की तरफ देखा। नहीं, पैर पर बहुत मामूली जख्म है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, मुनीका ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है जख्मी होने के बाद वो भेड़िया अब इस तरफ का रुख नहीं करेगा, राशिद बोला। जख्मी भेड़िया ज़्यादा खतरनाक होता है, काबूस ने जवाब दिया। हमें पहले से ज़्यादा मुहतात रहना होगा, अब वो बार बार झपटेगा। मेरा ख्याल है मैं कल का दिन भी यहीं रहना पड़ेगा। मोहसिन की वजह से शायद हम सफ़र जारी न रख सकें। नदीम ने मोहसिन की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, बहुत मामूली सा ज़ख्म है, चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। हमें जल्द से जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहिए, मोहसिन ने जवाब दिया। भेड़िए के हमले ने इसे बहुत ज़्यादा खौफजदा कर दिया था। रात का बाकी हिस्सा उन्होंने तकरीबन जागते हुए गुजारा और फिर सुबह सवेरे ही उन्होंने कैंप उठा दिया। मोहसिन के पैर में अगरचे तकलीफ थी मगर खच्चर पर सवारी की वजह से तकलीफ ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। दोपहर 11 बजे के करीब राशि ने अपना खच्चर अचानक ही रोक लिया और सामने एक चट्टान की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो सामने देखो, इस चट्टान पर। इन सब ने खच्चर रोक लिया और चट्टान की तरफ देखने लगे। फिर इन सब के मुंह से बेख्तियार गहरे सांस निकल गए। चट्टान तकरीबन 20 मील दूर थी और 2 सफ़ेद भेड़िए चट्टान पर इस तरह खड़े थे कि उन्होंने थूथने इस तरह आसमान की तरफ उठा रखी थी जैसे फ़ज़ा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे हों। और फिर कुत्तों के रोने जैसी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने कहा था ना कि ये भेड़िए ज़ख्मी होने के बाद ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। हमारा रास्ता रोके खड़े हैं और हमें आसानी से इस वादी से निकलने नहीं देंगे, काबूस ने कहा। वो दोनों भेड़िए इस वक्त बेहतरीन टारगेट बने खड़े हैं मगर फासला बहुत ज़्यादा है, गोली वहाँ तक नहीं जाएगी, मोहसिन ने कहा। गोलियाँ ज़ाय करना बेकार है, मेरा ख्याल में थोड़ा सा रास्ता बदल लेना चाहिए, काबूस ने कहा। और फिर रास्ते का तयन इसने किया था। तकरीबन 1 घंटे बाद वे घाटी में सफ़र कर रहे थे। तकरीबन 5 मील तक इस घाटी में चलते रहने के बाद उस घाटी से निकलकर एक बार फिर चट्टानों में पहुंच गए। घाटी से निकलते ही इनका सफ़र दुश्वार हो गया था और फिर एक जगह इस पर अचानक इन्हें रुक जाना पड़ा। आगे चट्टान जैसे अचानक ही ख़त्म हो गई। इससे आगे बहुत गहराई में दरिया बह रहा था। दरिया का पानी इस कदर शफाफ था कि इसके नीचे पत्थर तक नजर आ रहे थे। वापस चलना चाहिए, आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, राशिद ने इधर उधर देखते हुए कहा। क्या ये बेहतर ना होगा कि दरिया के किनारे हम चट्टानों के साथ साथ चलते रहें? कहीं नीचे उतरने का कोई ना कोई रास्ता नजर आ जाएगा, नदीम बोला। कोई फ़ायदा नहीं होगा, पांडे बोला। हमें इस सर जहन्नुम में भटकते हुए कई रोज़ हो चुके हैं। हम इस गुमशुदा त्यारे और इसके मुसाफिरों को तो तलाश करते करते अपने आदमियों से हाथ धो चुके हैं। मेरा ख्याल है हमें इन चट्टानों से निकल जाना चाहिए, कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए। वो लोग काफ़ी देर तक खड़े वहाँ मशवरा करते रहे। फिर यही तय पाया कि दरिया के किनारे चट्टानों के साथ साथ चलते रहे, कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा। तकरीबन 3 मील तक वो दरिया के किनारे चलते रहे और बिलाखिर नीचे उतरने का रास्ता मिल ही गया। दरिया का पहाड़ तकरीबन 200 गज चौड़ा था मगर पानी बहुत कम था। वो अच्छी तरह जानते थे कि जब पहाड़ों की बर्फ पिघलना शुरू होगी तो ये दरिया ऊपर तक भर जाएगा और इसे अबूर करना मुमकिन नहीं होगा। दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर भी वो चट्टानों में तकरीबन 2 घंटों तक चलते रहे और बिलाखिर एक मुनासिब जगह देखकर कैंप लगा दिया गया। इन इस बात की खुशी थी कि दरिया अबूर करके उन्होंने इन सफ़ेद भेड़ियों से निजात मिल गई जो कई रोज़ से मौत के साए की तरह इनके ताक़ुब कर रहे थे। अब वो कम अज़ कम रात को सुकून की नींद सो सकेंगे। लेकिन पहरेदारी के निज़ाम को उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया था। भेड़ियों के अलावा इन पहाड़ों में और भी खूंखार दरिंदे होंगे जो इनके लिए ख़तरात का बाइस बन सकते हैं। रात का खाना खाने के बाद पहरे के लिए ड्यूटियाँ मुकर्रर कर दी गई। वो रात खैरियत से गुजर गई। राशि सबसे आखिर में बेदार हुआ था। वो आंखें खोलने के बाद कुछ देर तक स्लीपिंग बैग में दुबका रहा और फिर उठकर खैमे से बाहर निकल गया। इसके तमाम साथी एक चट्टान के करीब बैठे धूप सेंक रहे थे लेकिन पांडे इनमें नहीं था। हो सकता है वो ज़रूरियात के लिए चट्टानों की पिछली तरफ कहीं निकल गया हो। राशि ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए बाएं हाथ की छोटी उंगली उठाई और एक चट्टान के पीछे मुड़ गया। इस तरफ छोटी छोटी चट्टानों का एक तवील सिलसिला था।
राशिद कैंप से तकरीबन 2 फरलांग दूर निकल आया। वो एक चट्टान पर चढ़कर दूसरी तरफ उतरना ही चाहता था कि ठिठक गया। चट्टान की दूसरी तरफ इसे बातों की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। इसे हैरत हुई कि ये कौन हो सकता है। पांडे के सिवा इसके तमाम साथी कैंप में थे। एक लम्हे इसके जहन में ख्याल आया कि मुमकिन है इनकी तरह कोई और मौजूद पार्टी भी इस तरफ निकली हुई हो और उन्होंने इस चट्टान की दूसरी तरफ कैंप लगा रखा हो। वो आगे बढ़ना चाहता था कि एक बार फिर ठिठक गया। इसने पांडे की आवाज़ पहचान ली थी। इसे बेहद हैरत हुई कि पांडे यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन पांडे के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। राशिद एकदम सामने आने के बजाय सीने के बल लेट गया और रेंगता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और बिलाखिर वो रुक गया। इसने पांडे को देख लिया था। इसके साथ ही राशिद के जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई।